हेलो हेलो क्लास। तो केमिस्ट्री पार्ट 5 में कुछ लास्ट के कुछ मिनट्स में कुछ मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो स्पेसिफिक ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें कुछ करेक्शन करना है, ठीक है। तो तृतीयक एल्कोहल के बारे में बोला गया है। तृतीयक एल्कोहल CH3 NCH3 एंड यहाँ पे है OH प्लस किससे क्रिया करवाया है, HCl से, ठीक है। और यहाँ पे ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में लिए थे, है ना। तो तृतीयक एल्कोहल में किसी भी जो कैटेलिस्ट है उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक है आपका, यहाँ पे उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए CH3 और यहाँ पे Cl कहाँ चला जाएगा, OH की जगह में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O। यहाँ पे समझ में आ गया, सेम वैसे है, बस यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल में कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं उत्प्रेरक की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। क्योंकि एल्कोहल की क्रियाशीलता के क्रम में हमने देखा कि एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो तृतीयक एल्कोहल जो होता है, 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है हाईली मतलब ज्यादा क्रियाशील होता है, और 2 डिग्री जो होता है उससे कम क्रियाशील होता है, और 1 डिग्री जो होता है सबसे कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम ये है, तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं होती है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है, तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या डाला था, ZnCl2 का उत्प्रेरक के रूप में लिए थे ZnCl2 को। और प्राथमिक एल्कोहल में भी हम लोग ZnCl2 या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में लिए थे। यह है एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। तो यहीं पे यहाँ पे तो ये वाला ही करेक्शन करना था कि यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल में ZnCl2 की आवश्यकता हमें नहीं होती है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल बहुत ही क्रियाशील होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूट गया था, वो था एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की हम लोग रिएक्शन करवाए हैं, पूरा क्या हुआ है, क्लोरीन की जगह में क्या आकर के जुड़ा है, OH की जगह में क्या आकर के जुड़ा है, क्लोरीन। तो यह रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको देखना है। एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से हैलोएल्केन बनता है। शुरू से देखते हैं। जब मेथेनॉल की क्रिया या फिर एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ पे उत्प्रेरक कौन सा था, ZnCl2 और क्या था, H2SO4। यहाँ पे इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारा हैलोएल्केन्स बनता है। यह हैलोएल्केन्स किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन का यहाँ पे क्या होता है, OH का प्रतिस्थापन कौन करता है, क्लोरीन करता है। मतलब OH का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा होता है। चूंकि एल्कोहल पर हैलोएल्केन्स की क्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। तो ये किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको देखते हैं। जैसे कि क्या है, HCl है, ठीक है। HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास कितना, अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो हमें पता है HCl के बीच जब बॉन्ड बनता है, HCl के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर आकर्षित होगा, क्लोरीन की ओर, जिसके कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस चार्ज किसको दर्शाता है कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज किसको दर्शाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्योंकि क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया है, यहाँ पे क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया है, तो इसी कारण यहाँ पे माइनस चार्ज है।
जो हमें ये दिखाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, क्लोरीन, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता को और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। मतलब यूं कहें, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देने की क्षमता रखेगा ना, तो ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही। चलो ऐसे लिख रहे हैं मैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा। किसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को तो देगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एक बार फिर से, यहाँ पे साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर अधिक आकर्षित होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, और क्लोरीन कम माइनस चार्ज होना इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, मतलब यहाँ पे H+ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। क्लोरीन का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है, इसी कारण ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन दाता। ठीक है, ये समझ में आ गया, नाभिक स्नेही कौन होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। जिसमें माइनस चार्ज होगा वो होगा हमारा नाभिक स्नेही, और जिसमें प्लस चार्ज होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको एक बार देखिए आप लोग, ठीक, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होना है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हमारा कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह रिएक्शन है हमारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो किस प्रकार से है, हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन और Cl के बारे में। ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, हाँ ये क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये माइनस चार्ज वाला क्या था, नाभिक स्नेही। ठीक, अब इसको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रूफ करना है, जैसे कि यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन में प्लस चार्ज और क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 में प्लस चार्ज आएगा और OH में माइनस चार्ज। तो यहाँ पे Cl क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यहाँ पे OH माइनस क्या है, माइनस चार्ज वाला क्या होगा, नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही। यहाँ पे नाभिक स्नेही के बीच क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। हम लोग देखे ना, यहाँ पे Cl किसकी जगह में जाता है, OH की जगह में, और OH कहाँ पे आ जाता है, Cl की जगह में। यहाँ पे नाभिक स्नेही के बीच क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसी कारण यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाया है। समझ में आ गया। एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज जिसमें था उनके बीच प्रतिस्थापन हुआ है ना, इस कारण। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको चेंज करना है हमें, पहले क्लोरीन को लिए थे, अब किसको लेना है, X की जगह में ब्रोमीन को लेना है। ठीक है, इसको देखना है अब। तो अब हम लोग किसको लेंगे, हैलोजन की जगह में ब्रोमीन को लेंगे ना, तो यहाँ पे CH3OH प्लस क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है यहाँ पे Cl को ले लिए थे, अब क्या लेना है, ब्रोमीन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ब्रोमीन किसकी जगह में चला जाएगा, OH की जगह में। कब जाएगा, जब इसमें कौन सा उत्प्रेरक होगा, निर्जल ZnCl2। ठीक है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक हमने क्लोरीन के केस में देखा, उसमें कौन कौन सा उत्प्रेरक हम लोग ले सकते थे। क्लोरीन के केस में हम लोग निर्जल ZnCl2 या फिर सांद्र H2SO4, और ब्रोमीन के केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, निर्जल ZnCl2। ठीक है, एल्कोहल पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवाने पर यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो एल्केन्स बनता है।
ठीक है। एल्कोहल पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया से क्या बनता है, हमारा ब्रोमो एल्केन्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोमो एल्केन्स बना है, ब्रोमीन किसके जगह में चला जाएगा, CH3, OH की जगह में चला जाएगा, तो यहाँ पे Br आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, अब H, ब्रोमीन की जगह में क्या आ गया, OH आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। समझ में आ गया। जब ब्रोमीन को लेना है तब ZnCl2 को लेना, और जब यहाँ पे Cl को लोगे तो ZnCl2 या फिर H2O, दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब सेकंड है आपका, और किस हाइड्रोजन को ले सकते हैं, क्लोरीन के केस में देख लिया, ब्रोमीन के केस में, अब आयोडीन के केस में देखना है। तो सेकंड देख लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा था। तीसरा क्या हो जाएगा, CH3OH। अब Br की जगह में क्या लेना है, आयोडीन के लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH की जगह में आयोडीन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ, अभी हमने देखा आयोडीन की क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आयोडीन की क्रियाशीलता अधिक होगी, मतलब HI की क्रियाशीलता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसी कारण यहाँ पे हमें कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे OH की जगह में क्या हो जाएगा, आयोडीन चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3, OH की जगह में क्या चला गया, आयोडीन, प्लस क्या बच गया, H2O। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो इससे पहले हमने देखा था एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, मतलब HBr से, और लास्ट में देखा एल्कोहल की क्रिया HI से करवाए थे, है ना। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन अम्ल जो है किसी भी एल्कोहल से, या फिर ये कहें कि हाइड्रोजन अम्ल जो है एल्कोहल के साथ किस प्रकार क्रिया करता है और उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो कोई भी जो हाइड्रोजन अम्ल है आपका, जैसे कि HCl और क्या था, HBr एंड क्या था, HI। ठीक है, तो यहाँ पे HCl, HBr एंड HI की क्रिया जब हम लोग CH3OH से करवाते हैं, ठीक है, तो इनमें क्रियाशीलता का क्रम क्या है, मतलब कौन जो है ज्यादा क्रियाशील होगा, या फिर कौन सा रिएक्शन जो है ज्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर कौन सा रिएक्शन जो है ज्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम किस प्रकार होता है। जब एल्कोहल के साथ HCl की क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जब एल्कोहल के साथ HCl की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्रिया क्या होती है, थोड़ी स्लोली होती है ना। तो यहाँ पे ये क्रिया जो है एल्कोहल के साथ HCl की क्रिया जब करवाएंगे तो यह रिएक्शन क्या है, थोड़ा स्लो होगा, इस कारण हमें यहाँ पे उत्प्रेरक डालना पड़ता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा एल्कोहल की क्रिया HBr से करवाते हैं तब भी हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं तब हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहाँ पे यह देखना है हमें कि क्रियाशीलता का क्रम किस प्रकार है। हमें ये पता है HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये क्रिया जो है स्लोली होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन मतलब उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। HBr के साथ करवाएंगे तब भी उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। तो ये तो पता चल गया कि एल्कोहल के साथ HI की क्रिया क्या होती है, बहुत स्ट्रांगली होती है। मतलब ये क्रिया जो होगी CH3OH प्लस HI की क्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। और साथ में यहाँ पे हमें कोई भी उत्प्रेरक डालना नहीं पड़ता है। क्यों डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत फास्ट होती है ना। तो ये रिएक्शन तो फास्ट होगा। मतलब ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन अम्ल की एल्कोहल के साथ क्रिया में क्रियाशीलता के क्रम में हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, पहले में आएगा। मतलब ये वाला रिएक्शन क्या होगा, HI की एल्कोहल के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। उसके बाद HCl आएगा कि HBr आएगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या आता है, ब्रोमीन, उसके बाद क्या आता है, आयोडीन। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन ग्रुप की बात है, यहाँ पे एक क्या है, हाइड्रोजन है, और सेकेंड क्या है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप है ना। तो जैसे जैसे ये वाला, इसको देखना है आपको, ClBr आयोडीन को। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, एल्कोहल के साथ
क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी कारण आयोडीन की मतलब HI की क्रिया हम लोग करवाए हैं। यहाँ पे HI की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो वो क्रिया क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों फास्ट हुई है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा कौन सा है, किसका आकार होता है, आयोडीन का। इसका आकार सबसे बड़ा होता है, इस कारण इसके साथ आसानी से यह क्रिया कर लेता है। इसके बाद क्या आता है, मतलब इससे पहले क्या आता है आपका ब्रोमीन है, इससे पहले क्या आता है ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका Cl। फ्लोरीन के साथ तो क्रिया ही नहीं दर्शाता, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच जो बंध बना रहता है ना, वो क्या होता है, ये बंध बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें लो एनर्जी की आवश्यकता होगी। मतलब इसको तोड़ने के लिए HI के बीच जो बंध है उसको तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद भी मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखता है। उसके बाद जो HBr है, इनके बीच भी बंध क्या होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग होगा। HI की अपेक्षा क्या होगा, HBr के बीच जो बंध है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि आयोडीन की अपेक्षा ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो इसका साइज भी छोटा होगा। हाइड्रोजन का साइज ये है और आयोडीन का साइज ये है। यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज ये है और आयोडीन का साइज ये है। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का साइज ये है और क्लोरीन का साइज भी क्या है, थोड़ा सा ये है। ठीक है, तो जैसे जैसे तो यहाँ पे देखें हम लोग कि H और Br के बीच बॉन्ड क्या है, थोड़ा स्ट्रांगली है। मतलब इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा। तो HBr के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, कमजोर तो है, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या है, HI की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग भी है। इसी कारण इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी थोड़ी। इसकी अपेक्षा HI में जो को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी उससे थोड़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और HCl के बीच क्या होगा, HCl के बीच जो बॉन्ड होगा HI की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज को देखिए आप लोग। HCl के बीच बॉन्ड क्या होता है, बहुत थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे कम HI का होता है, उसके बाद HBr का होता है, उसके बाद HCl का। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, HI में बंध वियोजन का मान सबसे कम होगा थोड़ा इसके मतलब। और HBr में बंध वियोजन ऊर्जा का मान थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, थोड़ा अधिक होगा। और HCl के बीच में HCl में बंध वियोजन का मान देखें तो क्या होगा, थोड़ा अधिक, और ये क्या होगा, अधिक हो जाएगा। बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा और इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि हैलोजन अम्ल की क्रिया जो एल्कोहल से करवाते हैं तो कौन सा रिएक्शन जो होगा सबसे फास्ट होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड की एल्कोहल के साथ क्रिया जो होगी सबसे फास्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी इतनी फास्ट होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो यह रिएक्शन जो है इतना फास्ट होता है कि यहाँ हमें कोई भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हमने क्रम देखा है। इस प्रकार हमने क्रम को देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड पहले आएगा, उसके बाद HBr, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, HCl। ठीक है, क्योंकि आकार क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। जितना बड़ा आकार होगा, ठीक है, कोई भी दो मॉलिक्यूल है जैसे कि हमारा HCl है और क्या है, HI है, तो इन दोनों के बीच आकार में जितना ज्यादा अंतर होता जाएगा, ठीक है, आकार में जितना ज्यादा अंतर होगा, ये आकार में जितना ज्यादा अंतर होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन है आपका और ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, आयोडाइड है। ठीक है, तो आकार में जितना ज्यादा अंतर होगा तो उसमें, जैसे कि इसमें अंतर क्या है, इसकी अपेक्षा
आकार में तो अंतर है, लेकिन इससे ज्यादा आकार में अंतर इन दोनों के बीच है। हाइड्रोजन देखो कितना छोटा है और आयोडाइड का आकार कितना बड़ा है ना। तो आकार में जितना ज्यादा अंतर होगा उनके बीच बंध वियोजन ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक।